नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ओएसिस करिअर पॉईंटच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 2016ला जो UGC नेट पेपर क्रमांक 1 झाला होता, या पेपरमधील हिंदी माध्यमातील जे प्रश्न आहेत या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून करणार आहोत। तर अधिक वेळ न घेता लगेच आपण प्रश्न पाहूयात। प्रश्न आहे बघा, PhD शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है। म्हणजे PhD थेसिसच्या चॅप्टरायझेशनचा करेक्ट सिक्वेन्स तुम्हाला विचारलेला आहे। आता हा जर प्रश्न तुम्ही इंग्लिशमधून वाचला असता तर अजून आपल्याला जास्त क्लिअर लक्षात आलं असतं। म्हणजे कसं आहे की संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, भूमिका, अध्ययन का अभिकल्प, भूमिका अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त विश्लेषण, भूमिका संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का अभिकल्प, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण। मतलब अगर PhD थेसिस में सबसे पहले जो स्थान होगा वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होगा। भूमिका यानी इंट्रोड्यूस, PhD थेसिस में सबसे पहला स्थान आएगा इंट्रोडक्शन का। मतलब पर्याय ये और पर्याय 4 ये ऐसे ही कट होने वाले। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। अब ऑप्शन 2 सही है या ऑप्शन 3 सही है, यही सिर्फ हमें चयन करना है। ठीक है, तो अगर आपने दूसरा पर्याय देखा, इंट्रोडक्शन, अध्ययन का अभिकल्प यानी डिज़ाइन ऑफ स्टडी, तो डिज़ाइन ऑफ स्टडी से पहले आएगा संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी। पहले सर्वे आएगा, बाद में डिज़ाइन आएगा, यानी ऑप्शन 3 यही हमारा सही आंसर होगा। जो PhD थेसिस है उसके चैप्टराइजेशन का सही सीक्वेंस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो ये है मापित सामाजिक तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, यानी पर्याय 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। अनुसंधान पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध यानी थेसिस या डेजर्टेशन, संवादात्मक संभाषण और कार्यशाला यानी सिंपोजियम और वर्कशॉप, संगोष्ठी पत्र लेख यानी सेमिनार पेपर या आर्टिकल, सम्मेलन और संगोष्ठी पत्र यानी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार पेपर्स। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण होगा। मतलब जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें विस्तृत विवरण किस में होगा, तो इसका सही आंसर होगा शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध में, यानी थेसिस और डेजर्टेशन में सेमिनार पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस के अलावा इसमें ज़्यादा अनुसंधान पद्धति होगी, यानी पर्याय 1 ये हमारा सही आंसर होगा। अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी अनुसंधान आचार यानी उसे क्या बोलेंगे, रिसर्च एथिक्स का प्रत्यक्ष संबंध होगा। समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों के प्रतिवेदित करना यानी पर्याय 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ये पैसेज से रिलेटेड है, यानी प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर है पर्याय 4। प्रश्न क्रमांक 6 का सही आंसर है पर्याय 2। प्रश्न क्रमांक 7 का सही आंसर है पर्याय 1। प्रश्न क्रमांक 8 का सही आंसर है पर्याय 2। प्रश्न क्रमांक 9 का सही आंसर पर्याय 3। प्रश्न क्रमांक 10
का सही आंसर है पर्याय 3। ये जो क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला घटक कौन सा है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, ये तो प्रतिकूल नहीं हो सकता। विखंडन, फ्रैगमेंटेशन, ये भी प्रतिकूल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या क्या बोला गया है, आंतरिक एवं बाह्य कारकों का आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो प्रवहन, चैनलाइजेशन, ये भी नहीं है। शोर सही होगा, जो नॉइज़ है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है हमारे संदेश ग्रहण पर, यानी पर्याय 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है। ठीक है, स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धति और संदेश, श्रोता पर तो नहीं रख पाएगा। प्रतिपुष्टि, औद्योगिकी और श्रोताओं का अनुभव, इस पर भी जो अध्यापक है वो नियंत्रण नहीं रख पाएगा। संप्रेषण का माध्यम, अन्य संप्रेषक और बाह्य कारक, यानी पर्याय 1 ही सही होगा, क्योंकि संदेश क्या देना है और संदेश देने के लिए कौन सी पद्धति का चयन किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन मेथड कौन सी है, इस पर अध्यापक नियंत्रण ला सकता है, यानी वो स्वयं पर नियंत्रण ला सकता है। संप्रेषण की यानी कम्युनिकेशन की मेथड पर नियंत्रण ला सकता है, और संदेश क्या देना है इस पर भी स्वयं अध्यापक का नियंत्रण होगा, यानी पर्याय 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है। शक्ति, संरचना और परंपरा, जिसे हम कहेंगे पावर, स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन, यानी संप्रेषित शब्दों में क्या होता है, तो ये पर्याय 4 इसका सही आंसर होगा। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने श्रोताओं के मनोभाव को समझें, शांत संकेत को समझें, कलात्मक विराम को समझें, प्रतितर्क को समझें। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कलात्मक विराम को समझे, यानी आर्टफुल पॉजेस को समझना चाहिए टीचर को। ठीक है, यानी पर्याय 3 जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कक्षा में भाषांतर संप्रेषण के घटकों का चिन्हांकित कीजिए। भाषेतर संप्रेषण यानी हम उसे कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन से घटक है, तो वो होंगे मौखिक अभिव्यक्ति, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशन कहेंगे, अंग गति संवेदन, ठीक है, और वैयक्तिक देश, जिसे हम पर्सनल स्पेस कहेंगे। यानी जो 15 नंबर का क्वेश्चंस है उसका सही आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक है। प्रभावी श्रवण के मूल कारक, ठीक आहे, निम्नलिखित में से प्रभावी श्रवण म्हणजे परिणामकारक आपण ऐकतो, ऐकण्याचे मूळ कारक कोणती आहेत, तर प्रभावी विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना, ये प्रभावी श्रवण के कारक होंगे। त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे मॅथ आणि
डाटा इंटरप्रिटेशनचे आपण स्वतंत्र व्हिडिओ बनवलेत, म्हणून प्रश्न क्रमांक 17चं उत्तर आहे पर्याय 4. तुम्ही तो व्हिडिओ जाऊन बघू शकता. ही PDF फाईल तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला उपलब्ध करून दिलेली आहे. प्रश्न क्रमांक 18चं उत्तर आहे पर्याय 3. प्रश्न क्रमांक 19. प्रश्न क्रमांक 19चं उत्तर आहे पर्याय 2. प्रश्न क्रमांक 20चं उत्तर आहे पर्याय 4. प्रश्न क्रमांक 21चं उत्तर आहे पर्याय 3. प्रश्न क्रमांक 22. प्रश्न क्रमांक 22चं उत्तर आहे पर्याय 3. प्रश्न क्रमांक 23चं उत्तर आहे पर्याय 2. प्रश्न क्रमांक 24चं उत्तर आहे पर्याय 3. प्रश्न क्रमांक 25चं उत्तर आहे पर्याय 1. प्रश्न क्रमांक 26 पर्याय 2. प्रश्न क्रमांक 26 पर्याय 2. प्रश्न क्रमांक 27 पर्याय 2. प्रश्न क्रमांक 28 पर्याय 4. प्रश्न क्रमांक 29 पर्याय 4. प्रश्न क्रमांक 30 पर्याय 2. प्रश्न क्रमांक 31 पर्याय 4. प्रश्न क्रमांक 32. प्रश्न क्रमांक 32चं उत्तर आहे पर्याय 4. प्रश्न क्रमांक 33चं उत्तर आहे पर्याय 1. प्रश्न क्रमांक 34चं उत्तर आहे पर्याय 2. त्यानंतर ICTवर आधारित प्रश्नांच्या संदर्भानं थोडीशी चर्चा करूया. सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसे हम ICT कहते हैं, की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ICT कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है, यानी एक सही है. ICT सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसे पृथक कर प्रसारण में सहायक होती है. दूसरा सही है. तीसरा, अधिकांश ICT उत्पादकों की डिजिटल और यथार्थ प्रकृति से उनके लिए व्यय अधिकतम होने दिया जाता है. ऐसा नहीं होता, मतलब 1 और 2 सही है, सिर्फ केवल 1 और 2, यानी पर्याय 1 इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट, यदि 1 गीगाबाइट प्रदत्त भंडार के 2:13 बाइट्स के बराबर होता है, तो 1024 टेराबाइट्स प्रदत्त के भंडार के, तो याचं करेक्ट उत्तर आहे पर्याय 2, 2चा 53वा घात. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं. वेब के माध्यम से पडताल करने के लिए सॉफ्टवेअर, आता याच्यामधून आपण कट मेथडनं जाऊ शकलो असतो की वेबसाईट एक सॉफ्टवेअर नसते. ठीक आहे. हे तर WW हे एक सॉफ्टवेअर नाही आहे आणि इंटरनेट पण सॉफ्टवेअर नाही आहे, म्हणजे वेब ब्राउझर असं आपण उत्तर थोडंसं लॉजिक लावून काढू शकलो असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संबंध में BCC से क्या तात्पर्य है? BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ये ब्लाइंड कंप्यूटर संप्रेषण, ये तो रॉन्ग है. ब्लाइंड कंप्यूटर संप्रेषण ये भी रॉन्ग है. तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है फील्ड में निर्देशित प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा जो 2 और CC यानी उसे क्या कहेंगे हम, कार्बन कॉपी फील्डों में पता देखेगा, यानी पर्याय 2 सही है. नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, ये एक डैश डैश मेमोरी है. तो एक वोलाटाइल मेमोरी है. रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल कौन सी है? रोम होती है. नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है. नेक्स्ट, HTTP
HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी पर्याय 2। नेक्स्ट, बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक स्रोत। ठीक आहे, आपण जर बघितलं तर सुंदरबन डेल्टामध्ये ज्या ट्यूबवेल्स आहेत त्या ट्यूबवेल्सच्या पाण्यामध्ये आर्सेनिकचं प्रमाण आहे, जे बांगलादेश आणि भारतामधलं जी काही प्राकृतिक कारण आहे सुंदरबन, तर ते त्याला कारणीभूत आहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? कजली यानी सूत। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है। पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है, सही है। आर, पर्यावरण कैसे कार्य करता है और कैसे अलग अलग मानवीय विकल्प पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, इस संबंध हमारी समझ पर्याप्त नहीं है, ये भी सही है। इसीलिए पर्यावरण बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि अलग अलग मानवीय विकल्प पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। यानी ये और आर दोनों सही है, आर ये की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वर्ष 2022, आता हे करंटच्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे, त्याबद्दल आपण चर्चा करणार नाही, मात्र याचं उत्तर आहे पर्याय 1। हे पण करंटचाच क्वेश्चन आहे, ठीक आहे। तर याचं उत्तर आहे, तरी पण आपण वाचून घेऊ, कारण 2030 म्हणल्याच्या नंतर आपल्याला तो महत्त्वाचा आहे। संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव है? तो वो है 3.5 से 4 बिलियन टन तक, यानी पर्याय 1, सॉरी 2.5 से 3 बिलियन टन तक। ठीक आहे, 45व्या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय 1 नाही आहे, तर पर्याय 2 आहे। ठीक आहे, थोडंसं करंट रिलेटेड इन्व्हायरमेंटचा क्वेश्चन आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून आपण तो प्रश्न ओल्ड असल्यामुळे जास्त विचार नाही केला तरी चालेल। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? मौसम संबंधी हिमानी, त्याला आपण काय म्हणू, हिमानी, त्याला आपण म्हणू शकतो हिमस्खलन। तटीय कटाव, ज्याला आपण म्हणू शकतो म्हणजे तो ओशियनच्या रिलेटेड आहे, जो समुद्र किनारपट्टी खचणे। भूस्खलन आपल्याला माहिती आहे, लँडस्लाइडिंग, आणि बर्फ आणि तुफान। आता मौसम संबंधी खतरा, आता तटीय कटाव, भूस्खलन आणि हिमानी, ज्याला आपण हिमस्खलन म्हणलो, हे भूगर्भाच्या संदर्भानं आहेत। ठीक आहे, इंटरनल कारण त्याचे असू शकतात। मात्र मेट्रोलॉजिकल इश्यू कोणता आहे, तर ब्लिझार्ड, किंवा त्याला आपण बर्फ आणि तुफान म्हणतो। पर्याय 4 हे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर। त्यानंतर वर्ष 2016 में भारतीय अनुस्थिति निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर। म्हणजे 2016चा करंट क्वेश्चनवर प्रश्न होता, त्या संदर्भानं तुम्ही जास्त विचार करण्याची गरज नाही। भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है, बराबर है। फॉर्मल एज्युकेशनची ती सप्लिमेंट करते का? हो, म्हणजे पर्याय ये बरोबर आहे। इसमें शिक्षा की लागत घट जाती है, ये भी बराबर है, लागत घट जाती त्याची। आलं लक्षामध्ये? म्हणजे आपण त्याच्यात थोडा जरी विचार केला तर दूरस्थ शिक्षण जे आहे, हे दूरस्थ शिक्षण चा जो खर्च आहे तो रिड्यूस होतो। म्हणजे दुसरं पण बरोबर आहे, ये औपचारिक शिक्षा को
प्रस्तापित करती है, औपचारिक शिक्षा को प्रस्तापित करती है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि जो दूरस्थ यानी डिस्टेंस एजुकेशन है ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, यानी ये एक अनौपचारिक है, ये औपचारिक शिक्षा को प्रस्तापित नहीं करेगा। इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है, इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है क्या? यस, यानी ये सही है, बी सही है, डी सही है, सिर्फ सी गलत होगा, ए बी डी सही, यानी पर्याय 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय है? सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन से है, जिसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं, तो वे है यूजीसी और ये AICTE, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। और भारतीय निर्वाचन आयोग और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रतियन परिषद, जिसे हम NAC कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। डी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और बी और सी ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, यानी बी और सी, पर्याय 3। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आता हे पॉलिटीचा जुना ओल्ड सिलेबस आहे एक, तर तो पॉलिटीचे क्वेश्चन्स आता आपल्याला विचारत नाही आहेत, म्हणून राज्यसभेच्या संदर्भानं सही नहीं है, तो ये बी सी डी ये चारों भी सही नहीं है, मतलब 50व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय 4। त्यानंतर, राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यों के राज्यपाल, तो सिर्फ ये सही है, बी सी और डी। ठीक है, ये भी सिलेबस अब नहीं रहा, पॉलिटी का सिलेबस अब नहीं रहा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दिया तो चलेगा, मतलब सिर्फ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है ए बी और डी, पर्याय 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन शिक्षण की मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करते हैं, कूट में सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण की मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करते हैं? शिक्षण की मूल विशिष्टता, ठीक है, यानी टीचिंग रिलेटेड जो विशिष्टता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान होते हैं, यानी टीचिंग इज द सेम एज अ ट्रेनिंग, ये गलत होगा, क्योंकि ट्रेनिंग अलग है। ट्रेनिंग का उद्देश्य किसी कौशल को हासिल करना होता है और शिक्षण थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, यानी ये एक समान नहीं है। शिक्षण और मतलब शिक्षण का मतलब है यहाँ टीचिंग और ट्रेनिंग सेम नहीं होते, वो अलग अलग कंसेप्ट है। जब हम पढ़ते हैं तो अनुदेशन और अनुकूलन के बीच कोई अंतर नहीं होता है। क्या जब हम पढ़ते हैं तो इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग सेम होते हैं क्या? उसमें तो अंतर है, इंस्ट्रक्शंस और कंडीशनिंग में अंतर है, यानी दूसरा भी रॉन्ग है। शिक्षण अधिगम से संबंधित है, इधर शिक्षण का मतलब है टीचिंग, ठीक है। ये हिंदी थोड़ा सा अलग अलग वर्ड हमें मराठी के कारण समझ नहीं आते, तो शिक्षण का यह अर्थ है टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। क्या अध्यापन अध्ययन से संबंधित होता है? यस, संबंधित होता है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो सही है। शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। फिर एक बार, इधर शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग इज अ टास्क, सही है,
ये एक एक्ट है, टास्क है टीचिंग। और लर्निंग इज उपलब्धि, मानो उपलब्धि यानी कि एक अचीवमेंट है। लर्निंग एक अचीवमेंट है, कुछ हासिल किया जाता है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, मतलब तीसरा सही है, चौथा सही है, क्योंकि टीचिंग इज अ टास्क जबकि लर्निंग एक अचीवमेंट है। शिक्षण का अर्थ सूचना प्रदान करना है। शिक्षण का अर्थ सूचना प्रदान करना नहीं होता सिर्फ, मतलब पांचवा कट हो जाएगा। छठवां, अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, मतलब ये सही होगा। ठीक आहे, आपल्याला जे समजलेत ना, तो तिसरा आणि चौथा कन्फर्म बरोबर आहे। तिसरा आणि चौथा कन्फर्म बरोबर आहे। मग आता तिसरा आणि चौथा कन्फर्म बरोबर असणारे पर्याय शोधायचे। तिसरा आणि चौथा याच्यामध्ये पण आहे, तिसरा आणि चौथा परत कुठंच नाही आहेत। तिसरा आणि चौथा परत कुठंच नाहीत। पहिला दुसरा तर रॉंगवालेच आहेत। पहिला आणि दुसरा, इथं दुसरा रॉंग ठरते, इथं पहिला रॉंग ठरते। ठीक आहे, कारण शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान नाही होते, म्हणजेच काय, सहावंच पण बरोबर येते, म्हणजे पर्याय 2 हे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे। कट मेथडनं जर तुम्ही नेट पेपरमध्ये जर गेलात तर तुमचा जास्त फायदा होऊ शकतो। त्याच्यानंतर निम्नलिखित में कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं, अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण को यानी टीचिंग को कौन से कारण प्रभावित करेंगे, यही हमको चयन करना है। तो एक, शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति। ठीक है, टीचर इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, तो ये सही होगा। टीचर की आंतरिक नियंत्रण संस्थिति, ये सही होगा। अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, क्या लर्नर का मोटिवेशन चाहिए टीचिंग को, ये भी सही है। शिक्षक की जीवन वृत्त आधारित प्रदत्त, इसका जो संबंध है वो टीचिंग से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि टीचर का बायोग्राफिकल डाटा जो है वो टीचिंग से ज़्यादा संबंध नहीं रखता। इसलिए तीसरा जो पर्याय दिए वाला है वो हमारे जो टीचिंग के कारण को प्रभावित नहीं कर सकता, यानी 1 और 2 सही, तीसरा रॉन्ग, चौथा। शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, ये सही होगा, क्योंकि जो टीचर का सेल्फ एफिशिएंसी है वो टीचिंग को प्रभावित करेंगी, यानी चौथा सही होगा। अधिगमनकर्ताओं की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। अब यहाँ देखिए, लर्नर का को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट, इसका संबंध टीचिंग से नहीं है, इसका संबंध लर्निंग से है, मतलब पांचवा जो ऑप्शन है वो भी कट। शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण की दक्षता, शिक्षक की प्रबंधन यानी स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, तो ये चाहिए टीचिंग को। ठीक है, मैनेजिंग भी चाहिए और मॉनिटरिंग भी चाहिए। शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान, ये भी चाहिए, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग करना है तो 7वां सही है, 6वां सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा, यानी ऑप्शन 1 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। शिक्षण की पद्धतियों में यानी लर्निंग की परिणामकारकता बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए। लर्निंग की परिणामकारकता यानी इधर अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग यानी अध्ययन, अधिगम यानी अध्ययन यानी लर्निंग। लर्निंग की परिणामकारकता बढ़ानी हो तो क्या करेंगे।
तो अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र विचार वेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो, यानी पर्याय 3 ये पद्धतियाँ अधिगम को इष्टतम होने की संभावना रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, टीचिंग एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शंस। यस, ये तो सही है, इफेक्टिव सप्लीमेंट है वो इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब ये सही है, अभिकथन ये सही है। वे छात्रों की रसमयता को बनाए रखते हैं, आर भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, मतलब ये और आर दोनों सही है किंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, जिसे हम मराठी में विकासात्मक मूल्यमापन कहते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यमापन जो है वो है करिकुलम से रिलेटेड, वो है टीचिंग से रिलेटेड, वो है लर्निंग से रिलेटेड, और जो समेटिव इवैल्यूएशन रहता है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहता है। ठीक है, वो श्रेणीकरण से रिलेटेड रहता है। अब क्वेश्चन की तरफ आइए। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण। ठीक है, श्रेणीकरण मानो समेटिव एवोल्यूशन, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, ये सही है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो अभ्यासक्रम अध्ययन और अध्यापन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिगमनकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? अधिगमनकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? ठीक है, अधिगमनकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई रिलेशन नहीं, अधिगमनकर्ता के माता पिता कोई रिलेशन नहीं, अधिगमनकर्ता की विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, तो इसमें व्यक्तिगत रुचि और सामाजिक पृष्ठभूमि का रिलेशन नहीं आएगा। यानी पर्याय 4 देखिए, अधिगमनकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन, ठीक है, और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ, यानी मैच्योरिटी लेवल वो रिलेटेड है उसमें। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस रिलेटेड है और मोटिवेशन रिलेटेड होगा। ठीक है, पर्याय 4 इसका सही आंसर। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। ज्ञान की वृद्धि तो वैज्ञानिक चिंतन। और लास्ट क्वेश्चन का अगर हमने ऑप्शन 4 नंबर चूज़ किया तो हमारे सभी जो यहाँ सेट दिए गए हैं वो सेट सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्रमांक 60 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अशा पद्धतीनं आपण 2016ला झालेला पेपर बघितला। ज्या विद्यार्थ्यांना 2019, 2018, 2017, 2016 आणि अजून काही ओल्ड क्वेश्चन पेपरचा आपण शक्य झाल्यास ॲनालिसिस करत आहोत, तर तुम्ही ओएसिस करियर पॉईंटच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही UGC नेट 2024 या प्लेलिस्टमध्ये सर्व व्हिडिओ बघू शकता। धन्यवाद।